Welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 11th June 2022. इस वीडियो में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। हम आज की इस वीडियो में दो आर्टिकल्स कवर करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। WHO ने एक एक्सपर्ट पैनल ड्राफ्ट किया था बेसिकली टू इन्वेस्टिगेट ऑन द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। तो उसे लेकर आज इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है। सो विल कवर दैट इन डिटेल, WHO on COVID-19's origin. Followed by this, another article is about provisional estimates of annual national income. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम जो रिसेंट हमारे GDP डाटा जो हैं उसे यहाँ पे एनालाइज करेंगे। विल क्लोजली लुक एट द डाटा एंड जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं क्या वो नंबर्स फ्लॉड हैं या नहीं, और रिकवरी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की हुई है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कुछ हम इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी लेंगे इन द आर्टिकल कॉल्ड एज प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ एनुअल नेशनल इनकम। दिस आर्टिकल इज़ टेकन फ्रॉम द हिंदूज़ न्यूज़पेपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ। ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। It is about WHO on COVID-19's origin. So as we discussed, as we just said, कि WHO ने COVID-19 पैंडमिक की ओरिजिन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल ड्राफ्ट किया है, और इस एक्सपर्ट पैनल ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है जिससे कि फ्यूचर में अगर इस तरह के आउटब्रेक्स आते हैं तो उसे लेकर कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, इसे लेकर अपनी फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर इस एक्सपर्ट पैनल ने पब्लिश किया है। तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि WHO की रिपोर्ट में क्या क्या मेन फाइंडिंग्स हैं एंड व्हाट आर द बेसिक एम ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि जो रिपोर्ट है इसकी मेजर फाइंडिंग्स क्या रही हैं। सो बेसिकली द साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस, SAGO, दिस इज़ दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट पैनल जो कि WHO ने सेटअप किया है। इसका नेम आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ द साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजन। दिस इज़ दैट एक्सपर्ट पैनल जो कि WHO ने सेटअप किया था इन अक्टूबर, जिसके अंदर 26 एक्सपर्ट्स प्रेजेंट हैं फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। देखो, प्रीलिम्स में ऐसे शॉर्ट डिटेल्स, माइंड डिटेल को लेकर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे SAGO लिखा आ जाए। सो यू मस्ट नो दैट दिस इज़ द साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजेंस। ये WHO ने इसे इस्टेब्लिश किया है टू स्टडी द इन्वेस्टिगेशन, टू इन्वेस्टिगेट अबाउट कोविड-19's ओरिजिन। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फर्स्ट ह्यूमन केस था ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक, ये दिसंबर 2019 में रिपोर्ट किया गया था फ्रॉम अ चाइनीज सिटी ऑफ वुहान। नाउ दिसंबर, जनवरी, फरवरी न्यूज़ आ रही थी कि चाइना में एक ऐसा वायरस आया है, लेकिन देखते ही देखते जी जो चाइना का जो फिनोमिना था ये ग्लोबली हर तरफ स्प्रेड होने लगा, जिसके बाद हमने देखा कि लॉकडाउन लग गया, राइट। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो फर्स्ट केस था वो दिसंबर 2019 में आया फ्रॉम द चाइनीज सिटी ऑफ वुहान। और इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन है दैट इज़ जूनोटिक। जूनोटिक मतलब इसका इधर एनिमल सोर्स है, कोई ना कोई इसका एनिमल सोर्स रहा है। दैट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। जूनोटिक ओरिजिन इसका है, तो इट सेज दैट नीदर द ओरिजिनल एनिमल सोर्स और द इंटरमीडिएट होस्ट nor the moment the virus has crossed over into humans has been identified because a lot of data is missing, particularly from China. लग तो यही रहा है कि ये जूनोटिक ओरिजिन का है, दैट इज़ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ दिस वायरस। हाउएवर कोई ओरिजिनल एनिमल सोर्स जहाँ से ये ओरिजिनेट किया है, या फिर कोई इंटरमीडिएटरी होस्ट जो रहा हो, या फिर वो मोमेंट जो वायरस ह्यूमंस में एंटर हुआ है, इसे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है बिकॉज चाइना के अंदर इसे लेकर डाटा प्रेजेंट नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाटा विच इज़ मिसिंग।
So panel has also said that there is no further information has been provided on whether the coronavirus may have reached humans via lab incident or not. इसे लेकर कि क्या ये लैब इंसिडेंट की वजह से कोरोना वायरस आया, इसे लेकर भी अभी तक देयर इज़ नो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड. WHO China report on COVID-19 and similarly along with US intelligence inquiry, both of them painted that कि जो natural origin है इस pandemic का, that is likely from the bats rather than the lab leak. अब हम जब न्यूज़ वगैरह सुन रहे थे तो बहुत बार ये लैब इंसिडेंट भी पिक्चर में आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोरोना वायरस है ये किसी लैब इंसिडेंट की वजह से ह्यूमंस तक पहुंचा है. लेकिन WHO और चाइना की रिपोर्ट और जो US इंटेलिजेंस इंक्वायरी है ये दोनों ही इस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं कि जो नेचुरल ओरिजिन है इस पैंडेमिक का दैट इज समवॉट जूनोटिक, बैट से ये ओरिजिनेट हुआ है rather than the case of lab leak. So we should know the aim of the panel. देखिए ये जो पैनल है, अब पैनल का नाम क्या है, ट्राई टू रिकॉल इट. दिस इज द साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेंस. आपको इसका नेम क्लियर होना चाहिए. साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवल पैथोजेंस. इस पैनल का मेन एम है बेसिकली टू ड्रॉ अप अ फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फ्यूचर आउटब्रेक्स मोर इफेक्टिवली. अगर आगे आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा आउटब्रेक आता है उसे किस तरह हम इन्वेस्टिगेट कर सकें, उसे लेकर एक फ्रेमवर्क डेवलप करना होगा बाय दिस पैनल. सो स्टडी बेसिकली नीडेड टू इंक्लूड अर्ली इन्वेस्टिगेशन वर्क. इसमें बेसिकली किस तरह से कौन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन चल रहा है, एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कितना है, दे शुड बी वेल रिसर्च ऑन द अर्ली केसेस एज वेल. उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, एक्सपोजर टू द एनिमल्स, ये सब किस तरह कैरी आउट करना है, इन्वेस्टिगेशन वर्क जो है उसे यहाँ पे फेल प्रूफ करना होगा. दिस इज़ व्हाट द स्टडी नीड्स टू इंक्लूड. वी नीड टू इंक्लूड द अर्ली इन्वेस्टिगेशन वर्क. And there should also be plans for visits and systemic recording of information from the site of the early detected case. जहाँ से भी सबसे पहले कोई भी केस डिटेक्ट हुआ है वहाँ पे किस तरह इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, that should also be planned. And it will work on identifying the origin of some of the SARS-CoV-2 variant. Now इसका फुल फॉर्म हम सबको पता होना चाहिए. This is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. किस तरह ये ओरिजिनेट हुआ है, इसके डिफरेंट ओरिजिन्स जो वो हमें पता होना चाहिए. एज वेल एज ये वायरस, ये पैथोजन किस तरह स्प्रेड हुआ है, इसकी हमें एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अब देखें, अगर हम अभी जो हम रिसेंटली देख रहे हैं कि मॉन्की पॉक्स का आउटब्रेक चल रहा है. So now we will work on the origination of these kinds of variants and how these pathogens are spreading. This will help us to control and to investigate and to identify the pattern of the upcoming outbreaks like the monkeypox outbreak. And इस पैनल ने इसके अलावा बायोसेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर भी रिकमेंडेशंस दी हैं. So जब अक्टूबर 2021 में लास्ट ईयर WHO ने इस पैनल को फॉर्म किया था, दिस इज़ बेसिकली न्यू साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप. एंड उस टाइम पे WHO ने ये कहा था दैट दिस इज़ आवर लास्ट चांस टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ द कोरोना वायरस 2. एंड इस टाइम पे WHO ने चाइना को भी अर्ज किया था कि दे शुड प्रोवाइड देम डाटा ऑफ द अर्ली केसेस. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. It is about the provisional estimates of annual national income. So recently National Statistical Office NSO ने provisional estimate release किए हैं of our national income for the year 2021 and 2022. तो इसे अगर हम एनालाइज करें, इस आर्टिकल में दिया गया है that if we look at the recent data on GDP, it basically shows that the numbers are flawed and our recovery is incomplete. कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए. सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस NSO, which is under the Ministry of Statistics and Program Implementation,
has released this provisional estimate of national income 2020 and 2021. ये हमारे पास नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन एस्टिमेट्स को रिलीज़ करती है. एंड जो एस्टिमेट्स रिलीज़ किए गए थे इसके अंदर जो GDP की ग्रोथ दिखाई गई थी दैट वाज कि GDP हैज़ ग्रू एट द रेट ऑफ 8.7% इन रियल टर्म्स और 19.5% इन नॉमिनल टर्म्स. एंड जिसके अंदर ये कहा गया दैट दिस मेक्स इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. फर्दर कहा गया कि जो हमारी रियल इकोनॉमी है दैट इज़ 1.51% लार्जर देन व्हाट इट वाज इन 2019 एंड 20 जस्ट बिफोर कोरोना वायरस पैंडमिक हिट द वर्ल्ड. तो ये पिक्चर हमें ये इम्प्लाई करती है दैट देर इज़ ऑलमोस्ट नो ग्रोथ एंड देर इज़ हाई इन्फ्लेशन सिंस द प्री पैंडमिक ईयर. ना यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं. वन इज़ GDP इन रियल टर्म एंड द अदर वन इज़ GDP इन नॉमिनल टर्म. ना जब हम नॉमिनल टर्म्स की बात करते हैं तो ऐसे केस में हमारी जो आउटपुट है, हमारी जो GDP है, इसे करंट प्राइसेस के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है एंड देयरफॉर इसका जो नंबर आता है ये काफ़ी हाई होता है क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्राइसेस चल रहे होते हैं उसके हिसाब से नॉमिनल GDP को मेजर किया जाता है. वेयरएज अगर हम यहाँ पे रियल GDP की बात करें तो इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट प्राइसेस. हमारे पास कांस्टेंट प्राइसेस हैं, कुछ बेस प्राइसेस होते हैं जिसके बेसिस के ऊपर रियल GDP को कैलकुलेट किया जाता है. एंड देयरफॉर यू सी कि आपके पास जो नंबर्स रियल GDP में आते हैं दे आर लेस क्योंकि उसके अंदर करंट प्राइसेस इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती. सो इकोनॉमिस्ट दे यूज़ रियल GDP रादर देन दी नॉमिनल GDP. जब भी हमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वेलबींग को गॉज करना होता है तो ऐसे केस में जो रियल GDP है वहाँ पे कोई भी प्राइस चेंज अगर हुआ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो it basically reflects only the changes in the amounts that are being produced. So you cannot determine if a rise in nominal GDP has been caused by increase of production or increase in prices. तो नॉमिनल GDP तो बढ़ सकती है, चाहे प्राइसेस बढ़ जाएं तो भी नॉमिनल GDP बढ़ जाएगी. अच्छा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नॉमिनल GDP बढ़ेगी बढ़ेगी. लेकिन रियल GDP की खास बात यह है कि यहाँ पे प्राइसेस के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. या अगर ये चेंज हो रही है, अगर ये बढ़ रही है तो इट बेसिकली शोज दैट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड. ना यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारी अब कहा गया कि 2020 एंड 21 में जो GDP ग्रो हुई है, रियल GDP जो ग्रो हुई है दैट इज़ एट द रेट ऑफ 8.7%. बट अगर हम इसे कंपेयर करें देन 2019 एंड 20 तो उसके कंपैरिजन में द रियल इकोनॉमी वाज जस्ट 1.51% लार्जर देन व्हाट इट वाज इन 2019 एंड 20. अभी इससे पहले कोरोना वायरस हिट करे तब की बात हम कर रहे हैं. तो ये पिक्चर हमें दिखा रही है कि कोरोना आने से पहले भी प्री पैंडमिक ईयर में भी हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ उतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी. देयर वाज ऑलमोस्ट नो ग्रोथ. एंड नॉमिनल GDP देखो कितनी ज़्यादा है. नॉमिनल GDP इज़ 19.5%. तो रियल GDP की ग्रोथ इतनी है नहीं. नॉमिनल GDP 19.5% पे पहुंची हुई है. तो इट बेसिकली शोज़ कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी जो नॉमिनल GDP है जो कि करंट प्राइसेस के ऊपर आप मेजर करते हो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया. सो दिस पिक्चर इज इम्प्लाइंग दैट बिफोर पैंडमिक आवर इंडियन इकोनॉमी हैड ऑलमोस्ट नो ग्रोथ एंड it had high inflation. तो ये जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि with 19.5% of growth in nominal GDP and 8.7% growth in real GDP, we are the fastest growing major economy in the world. This comes under the question mark. तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हम ये टैग लगा देते हैं दैट द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये टैग लगने की इम्प्लीकेशंस क्यों हैं. बार बार हम ये क्यों सुनते हैं दैट इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इंडिया विल बिकम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. इसकी इम्प्लीकेशन क्या है. देखें, अगर इकोनॉमी ड्रॉप करती है, लेट्स से शार्पली ड्रॉप कर गई, देन इट राइजेज इक्वली फास्ट एज वेल टू रीच इट्स अर्लियर लेवल. जितनी वो शार्पली फॉल करेगी उतनी ही वो शार्पली राइज करेगी अपने लेवल को अचीव करने के लिए. Therefore, you cannot take this as an indication of a rapidly growing economy. अगर एक rapidly growing economy है तो वो उतनी ही rapidly drop भी कर सकती है.
नाउ एज वी आर सीइंग प्राइस राइज और जो प्रोडक्शन है इसका जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट करता है। चाहे प्रोडक्शन ना बढ़ी हो लेकिन आपने प्राइसेस बढ़ा दिए तो भी आपको क्या लगेगा कि येस दिस इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग फास्टली, बट एक्चुअली में प्रोडक्शन कम थी, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे थे। ऑल्सो विद द रैपिड राइज इन प्राइसेस इट विल बेसिकली इम्पैक्ट आर डिमांड। जितनी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ेंगे उतनी हमारी जो डिमांड है वो इफेक्ट होगी। एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स they are losing out, reducing the growth further. And there is very little data that is available for quarterly estimates and even very less for unorganized sector. Unorganized sector का तो डाटा ही हमारे पास बहुत negligible है। Now same method को use किया जाता है to calculate, to estimate the annual growth rate and the errors they get repeated। जब सेम मेथड से लगातार ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ है वो कैलकुलेट होगी, तो इट इज़ पॉसिबिलिटी कि जो एरर्स हैं वो लगातार रिपीट होते जाएंगे। एंड अगर हमारा जीडीपी डाटा ही इनकरेक्ट आएगा तो इस डाटा के जो कंपोनेंट्स हैं लाइक प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर अल्टीमेटली जीडीपी डाटा कम आ रहा है तो कितनी प्राइवेट कंजम्पशन हुई, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, उसका डाटा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, तभी जीडीपी गलत निकल के आ रही है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एरर्स, द मेथड दैट बेसिकली मेथड यूजिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू प्रॉक्सी द अनऑर्गेनाइज्ड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर दैट मे बी एक्सेप्टेबल बिफोर डीमोनेटाइजेशन बट इट इज़ नॉट करेक्ट सिंस देन। डीमोनेटाइजेशन से पहले आप ये सोच सकते हैं कि ओके ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो ग्रोथ है अब उसे एज ए प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। बट डीमोनेटाइजेशन के बाद दिस इज़ नॉट राइट थिंग टू डू। लार्ज पार्ट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर दे हैव एक्सपीरियंस्ड द शिफ्ट इन डिमांड टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, and therefore it introduces the large errors in GDP estimate since official agency do not estimate this shift। Demonetization के बाद काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में शिफ्ट आई है। देयर इज़ अ शिफ्ट इन डिमांड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज सेक्टर, लेकिन अब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ले ही नहीं रहे हैं, ये यूजिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर एज अ प्रॉक्सी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो जिसकी वजह से भी हमारे पास एरर्स आ रहे हैं in the GDP calculations. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.